हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अकाउंटेंसी का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर मैंने आपको सॉल्व करके दिया था कल, वो वीडियो आपने देख ली होगी और एक एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। अकाउंट्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज का भी पूरा का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, किन पॉइंट्स को पढ़ के आंसर देना है, किस तरीके से केस स्टडीज पूछी जा रही हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस और नॉलेज मिलेगी आपको सीबीएसई के फाइनल एग्जामिनेशन की। तो वीडियो को एंड तक देखना और एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझना, क्या पता इसी टाइप क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले इसमें 20 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, जिसमें किसी में भी ऑप्शंस नहीं होंगे, क्योंकि ऑप्शंस अकाउंट्स में होते हैं, बीएसटी के अंदर कोई ऑप्शंस नहीं होते एमसीक्यू के अंदर। तो आपको अच्छे से समझना, और मेजर एमसीक्यूज जो मिलेंगे आपको केस स्टडीज के बेसिस पर ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। द प्रोजेक्ट मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन सेट टारगेट्स फॉर अपकमिंग मंथ। प्रोजेक्ट मैनेजर ने टारगेट को सेट किया, स्ट्रैटेजीज को आउटलाइन की, और सेम टाइम पे स्पेसिफिक रूल्स भी बना दिए टीम मेंबर्स के। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मोटिवेट किया उनको डेडलाइन अचीव करने के लिए, और उनके मोटिवेशन के बाद सेलिब्रेट किया उनके अचीवमेंट को, और उनके फीडबैक को भी लिया। सब कुछ अच्छा काम किया इन्होंने। दस वेरियस फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर ऑल द टाइम। नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव। अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है तो मैंने सेम ये लाइन आपको कीवर्ड्स के अंदर बताया था। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सारे के सारे मैनेजर एक साथ सारे के सारे फंक्शन को हमेशा परफॉर्म करते रहते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग में फीडबैक ले लिया, प्लानिंग के अंदर स्ट्रैटेजीज बना दी, रोल डिसाइड कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया, डायरेक्टिंग के अंदर सब कुछ इसके अंदर है ए टू जेड। तो हमेशा परफॉर्म करते रहते हैं, वो कंटिन्यूअस है, यानी मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग फंक्शन। दे ऑल साइमल्टेनियसली परफॉर्म ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। सेकेंड, Henry Fayol principle of discipline which emphasize obedience to the organizational rule and employment agreement। Henry Fayol का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, जो कि गाइड करता है लोगों को कि भाई रूल्स को फॉलो करो और साथ में जो भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, देयर कमिटमेंट जो है उसको ऑनर करो, इज इवॉल्व आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर। ये जो लाइन है ना, आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर, यही लाइन से आंसर डिसाइड होगा। ये फीचर पूछ रहा है, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिफ्लेक्टेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो कौन सा फीचर है? फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट है। तो जहां पे एक्सपीरियंस दिख जाए तो समझ जाना वो एक्सपेरिमेंटेशन है। एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली इन बिजनेस स्टडीज, चाहे 12th हो चाहे सीयूईटी हो। एनसीईआरटी से सीधा वो लाइन उठ के आती है, तो आपको आसान रहेगा। और मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही कराई है। सीयूईटी में भी मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी को ऑनलाइनिंग कराता हूँ, लाइन खींच खींच के, तभी हमारे बच्चे पूरा 100% लेके आए हैं हर साल बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। क्योंकि ये आसान काम है ना, एक ही बुक पढ़नी है एनसीईआरटी पतली सी बस, और दूसरी वाली बुक की एक और पतली सी किताब है वो। असर्शन रीजन है, मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो वाइडली रिकग्नाइज और अप्रिशिएटेड है, यट क्रिटिसाइज। मतलब मास्लो की जो हिरार्की थ्योरी वो बहुत अप्रिशिएट की जाती है वर्ल्ड वाइड, लेकिन स्टिल उसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी है, इवन मतलब आलोचनाएं हैं। इवन थ्रू मास्लोज थ्योरी फोकस ऑन नीड्स। जो मास्लो की थ्योरी है वो नीड एज अ बेसिस ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन के लिए नीड का होना जरूरी है, और अंडरस्टैंडिंग बताता है मोटिवेशन के बारे में, मोटिवेशन कैसे होगा। लेकिन उसके जो प्रपोजिशंस है, यानी उसके जो थ्योरी है, उस पर सवाल उठाया जाता है उसके क्लासिफिकेशन और हिरार्की के बेसिस पे। बिल्कुल करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू and reason is the correct explanation of it। D option correct है। both assertion reason are true and reason R is the correct explanation of the assertion। तो ये उसी को explain कर रहा है, जो ये लाइन लिखी है उसी के बारे में ये बता रहा है। सो ये ऑप्शन सी का डी, थर्ड का डी करेक्ट है। फोर्थ है, दोनों स्टेटमेंट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, वैल्यू आर द बेसिक ट्रूथ और गाइडलाइन फॉर द बिहेवियर विच आर फॉर्म आफ्टर रिसर्च। ये गलत है क्लास, वैल्यूज रिसर्च वर्क से फॉर्म नहीं होती, वैल्यूज अंदर से आता है। वो इंसान बचपन से सीखता है वैल्यूज क्या सही है क्या गलत है, वो रिसर्च करके नहीं पता चलेगा।
स्टेटमेंट नंबर सेकंड, while practicing principle of management value cannot be neglected as a business of, बिल्कुल करेक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बताता है कि भाई वैल्यूज को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। दे हैव टू फुलफिल सोशल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, आपको अपनी सोसाइटी की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल एथिकल उनको पूरा करना है। ये नहीं कि आप गलत सामान बेच के लोगों को गुमराह कर दो। जैसे आपने ओआरएस का देखा होगा, केस आया था एक ओआरएस, एक पर्टिकुलर ओआरएस के अंदर ऐसा केस आया था कि भाई उसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और गुमराह किया जा रहा है लोगों को, है ना, डब्ल्यूएचओ के करेक्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है, तो वो अनएथिकल प्रैक्टिस है, उसमें आपको लीगल प्रॉब्लम भी होगी और साथ में ये गलत है, तो आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। वेरी मच ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो सेकेंड इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। Manupriya is working as a human resource manager of ADT Limited at annual salary of 8 lakh per annum and is also offered shares of the company at low price, set price, which is lower than the market price, यानी ESOP. The method being used to calculate the compensation provided to her is, उसको जो भी compensation दिया जा रहा है, एक तो ESOP दिया जा रहा है और एक annual salary दी जा रही है, उस compensation को क्या बोलेंगे? Time based and direct financial payment, indirect financial payment या time based pay plus incentive। तो ये सी करेक्ट है। पहले जो सैलरी दी जा रही है पर मंथ पर एनम की उसको टाइम बेस्ड बोलते हैं, और जो प्लस इंसेंटिव जो उसको ईसॉप दिया जा रहा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, शेयर्स कंपनी के सस्ते में दिए जा रहे हैं, वो एक तरीके का इंसेंटिव है, वो कोई इनडायरेक्ट पेमेंट नहीं है, कोई हाउस रेंट अलाउंसेस या परक्विजिट्स वगैरह नहीं है, वो डायरेक्टली उसको इंसेंटिव दिया जा रहा है कि सस्ते में तुमको कंपनी के शेयर्स मिलेंगे मार्केट प्राइस से कम में। तो फिफ्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स्थ पे आते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज और आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, इसमें से सोशल इन्वायरमेंट का कौन सा कॉम्पोनेंट है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला है द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है, तो पहला तो है ही नहीं, तो जहां जहां पहला है वो तो हटा दो, और दूसरा इसमें भी है, दूसरा इसमें भी है, दूसरा तीनों पॉसिबल ऑप्शंस में दूसरा है, तो दूसरा तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, दूसरा तो पक्का सोशल होगा ही। अब आते हैं तीसरे की बात करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इन इंडिया हैज इम्प्रूव ओवर द पास्ट 20 years ड्यू टू एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी थर्ड करेक्ट है। तो थर्ड यहाँ नहीं है, थर्ड यहाँ नहीं है, थर्ड यहाँ है, जो कई करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियसली डी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसे भी आप सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ के देखो, 2 पॉइंट आपने पढ़े नहीं, स्टिल आपने आंसर दे दिया, क्योंकि पहला वाला जो है वो गलत है, इन्फ्लेशन इकोनॉमिकल में आता है, तो जहां पहला है वो कट कर दो। दूसरा पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज दूसरा तीनों में सही है, तीनों में ही जब दूसरा है दूसरा सही होगा। तीसरा है सही स्टेटमेंट, और यहाँ तीसरा नहीं है, यहाँ भी तीसरा नहीं है, तो ऑब्वियसली तीसरा यहाँ है, तो ये स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा डी में। चौथा ही पढ़ लेता हूँ। कंपनी इन इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज मैनुअल डिस्क्लोजेस अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो मतलब किसी भी तरह का रेसिज्म नहीं होना चाहिए, तो वो भी सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। मेल फीमेल में, काले गोरे रंग में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव इवन नहीं होना चाहिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट है 6 का। 7. Name the element of marketing mix which includes deciding about the feature, quality, packaging, labeling and branding। भाई पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज और एनीथिंग टू वैल्यू विच इज ऑफर्ड टू मार्केट फॉर सेल। तो 7th क्वेश्चन क्या है भाई, ये सिंपल प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आता है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो कंट्रोलिंग फंक्शन है उसके बारे में आपको बताना है, कंट्रोलिंग के बारे में। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड, भैया गलत स्टेटमेंट है, करेक्टिव एक्शन की ना जरूरत पड़ती है। डेविएशन शुड बी एनालाइज फॉर देयर कॉजेज, ये भी ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी डन ओनली आफ्टर टास्क इज कंप्लीट। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी डन ओनली, देखो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ना स्टेप बाय स्टेप भी किया जा सकता है। आपके स्कूल का जो पेपर होता है क्या सीधा बोर्ड्स का पेपर होता है? नहीं ना, वो बीच बीच में भी तो पेपर होते हैं ना, आधे आधे मतलब सिलेबस का मिड टर्म भी होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी डन ओनली आफ्टर टास्क इज कंप्लीट, नहीं वो बीच बीच में भी कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट दूसरा सही है, मैनेजर्स मस्ट कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी अदरवाइज द एंटायर नेशन। ईच एंड एवरी एक्टिविटी पे नहीं करना है, की रीजन एरिया पे करना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये बी ऑप्शन 8th का करेक्ट है। जो डेविएशन है उसको एनालाइज करना चाहिए ताकि उसका रीजन फाइंड आउट कर सके, बी करेक्ट है 8th का। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। अब देखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन की मैं आपको अलग से प्रैक्टिस करा दूंगा,
तो जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है उसको आपने बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत सारे घुमा फिरा के इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, बट होते बहुत आसान है। अगर आपको थ्योरी पता है चैप्टर की तो इजी है। पढ़ते हैं जरा क्या है 9th का। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ, ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट तो सबसे पहले पहचानो। मालिक कहता है आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, कैन यू रेफर मी। तो भैया एम्प्लॉय से रेफर ले रहे हैं, कंपनी के अंदर के जो एम्प्लॉयज है उनसे कह रहे हैं भाई तुम्हारी जानकारी में कोई है तो बता दो तुम, है ना। तो भैया मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड पीपल टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। It may leads to dissatisfaction, frustration among the existing employees। तो भैया ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ना भाई, रेफरेंस ले रहे हैं कि भाई आपकी नॉलेज में कोई है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से रेफरेंस ले रहे हैं, तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का पार्ट है ये। नहीं मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का सोर्स है, बाहर से ले रहे हैं, अंदर वालों से सिर्फ क्या कर रहे हैं, सजेशंस ले रहे हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से। तो मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड पीपल टू अप्लाई वैकेंसी, हाँ बिल्कुल बाहर से ले सकते हैं। इट मे लीड टू डिससैटिस्फैक्शन, फ्रस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, बिल्कुल ठीक है। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वो बोलेंगे भैया हमको क्यों नहीं ले रहे आप यार, हमारा प्रमोशन नहीं करके अपर लेवल के लिए बाहर से बुला रहे हो। सच एम्प्लॉयज आर नॉट लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉयज एज देयर बैकग्राउंड इज नॉट सफिशिएंट नोन। भैया ये मैनेजमेंट हैज अ वाइडर चॉइस वाइल सिलेक्टिंग, था बिल्कुल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, इंटरनली एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है और ये वाइडर चॉइस है। ये सी स्टेटमेंट गलत है 9th क्वेश्चन का, क्योंकि वो एम्प्लॉयज जो है वो नोन है, उल्टा बोल रहा है। उसके बैकग्राउंड के बारे में तो हम इनसे जान लेंगे ना भैया, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से नोन पूछ रहे हैं हम उनको, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो है अनइनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो ये वाला ये है ना टाइप्स ऑफ सोर्स, एक्सटर्नल के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सच एम्प्लॉयज आर नॉट लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉयज एज द बैकग्राउंड इज नॉट सफिशिएंटली नोन, ऐसा हमने कहीं भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन जो है 9th का करेक्ट है। अरेंज द, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। भैया आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहले कौन इंसान आता है, सेंडर, और सबसे आखिरी में क्या आता है, फीडबैक। तो कहीं पहला 3rd है और लास्ट 6 है, तो लास्ट तो देखो 6 तो सब जगह ही है। अब आते हैं 3rd, पहला 3rd कहाँ पे, पहला 3rd ये 2 जगह है। पहला सेंडर है, सेंडर के बाद आता है मैसेज, तो बी ऑप्शन करेक्ट है 10th क्वेश्चन का, सेंडर फिर मैसेज, मैसेज के बाद आएगा इनकोडिंग, इनकोडिंग के बाद आएगा मीडिया, मीडिया के बाद आएगा डिकोडिंग, डिकोडिंग के बाद रिसीवर, रिसीवर के बाद फीडबैक। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मीनिंग ऑफ डिपोजिटरी। ये आपके जो फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर है उसमें डिपोजिटरी का आपको मीनिंग बताना है। डिपोजिटरी होल्ड एंड ट्रांसफर सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म। बड़ा वो डिपोजिटरी होल्ड करता है, ट्रांसफर नहीं करता सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में। डिपोजिटरी सर्व एज एन इंटरमीडियरी एंड बाय सेल सिक्योरिटी ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्लाइंट। विद डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स करता है, ऐसा ना कि डिपोजिटरी करता है। डिपोजिटरी इज लाइक अ बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं आगे। डिपोजिटरी बैंक की तरह है जो सिक्योरिटीज को अपने पास रखता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टर्स के बिहाफ में। डिपोजिटरी बाय सिक्योरिटी फ्रॉम अ कंपनी एंड सेल हायर प्राइस, नहीं ये भी काम डीपी का है, तो 3rd ऑप्शन 11 का जो है वो करेक्ट है। 12. A product will be purchased only if it is perceived to be given a greatest benefit for the money. Name the feature of marketing. Creating market offering नहीं, customer value correct है भाई। कस्टमर को आप कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू दोगे जिसकी वजह से वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। एक्सचेंज मैकेनिज्म नहीं है, नीड वांट्स नहीं है, तो बी करेक्ट है। A product will be purchased only if it is perceived to be giving ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द मनी। तो ये लाइन सेम एनसीईआरटी की उठा के इन्होंने लिखी हुई है, तो आप चेक करना है एनसीईआरटी के अंदर कस्टमर वैल्यू के अंदर 12 क्वेश्चन में आपको मतलब 12 चैप्टर है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। 13 पे आते हैं, आपको मैच करना है और ये दे रखिए पॉइंट्स, आपको सारे के सारे मैच करना है, कोई भी पॉइंट उठा लो। इन्वॉल्व डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटी, रिसोर्सेज एलोकेशन एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है ना, अथॉरिटी रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है। सी का फर्स्ट कहीं देखो है, सी का फर्स्ट यहाँ है, तो ये दोनों करेक्ट। डी का सेकंड होगा, दोनों पॉसिबल ऑप्शन में डी का सेकंड है, तो डी का सेकंड पे ऐसे ही बिना पढ़े ही कर दो। अब ए का या तो 4th हो गया या 3rd होगा, तो मैनेजमेंट हियरार्की या तो 4th या 3rd कौन सा होगा उस बेसिस पे हमारा आंसर लगेगा। 4th हुआ तो सी ऑप्शन, 3rd हुआ तो डी ऑप्शन। इट शोज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप efforts ensure unity of action and realization of common objective, refers to different level in the organization created, hierarchy की बात हो रही है, different level, तो 3rd है, ए का 4th है, तो ए का 4th यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, तो बी का 3rd होगा। कोऑर्डिनेशन हो गया ये, ठीक है, और सी का फर्स्ट, ठीक है, तो 13 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। 14 पे आते हैं,
Mr. Gun Amroha, the general manager of Wellworth Textile, scan the business environment and adapt the organization to the changes take place in the different dimension of the business environment. However, it is still difficult for him to accurately assess the future trend. Identify the limitation of planning. Planning की कौन सी limitation है जहाँ पे वो future trend को assess नहीं कर पा रहा है? बताओ क्लास 14 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? The general manager of Wellworth Textiles scan the business environment and adopt the organization. देखो changes को adopt कर रहा है, adopt the changes in the different dimensions. तो ये dynamic की बात हो रही है. Management may not work in dynamic environment. कि भैया वो changes के बारे में future में जो भी changes आएंगे अलग अलग environment में, economical, political, legal, social, उसको ये access कर रहा है, लेकिन still बहुत difficult है कि future में क्या changes आएंगे उसको पता करना. तो ये साफ साफ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है कि मैनेजमेंट कई बार डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता, सॉरी प्लानिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता. तो 14 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है. 15 नेम द स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस. स्टाफिंग प्रोसेस आपको याद होना चाहिए. एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लिख के दिखाओ, देखते हैं एग्जैक्टली कितने बच्चों को सच में स्टाफिंग प्रोसेस याद है. एक बार आप लोग लिख के दिखाओ सब. Name the steps in the staffing process which enable the organization to offer opportunity for career advancement to their employees by facilitating learning. देखो जहां पे लर्निंग एबिलिटी की बात होगी उसको बोलते हैं ट्रेनिंग. ठीक है, ट्रेनिंग और thereby helping the organizations to attract not only attract also retain the talented people in the organization. तो वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. और ये एक फंक्शन भी है, मतलब स्टेप्स भी है स्टाफिंग प्रोसेस का. 16 पे आते हैं. गेम ऑफ क्लोन्स, अ रेप्यूटेड अम्यूजमेंट कंपनी हैज डिसाइड टू रन एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर विच इट इज हायरिंग वेरियस सेलिब्रिटी. द कैंपेन इन्वॉल्व एन एक्सपेंडिचर ऑफ 150 करोड़. जो कैंपेन है वो 150 करोड़ रुपए का खर्चा होगा उस कैंपेन में. तो ये कौन सा फाइनेंसिंग डिसीजन है? एक रेप्यूटेड अम्यूजमेंट कंपनी है, डिसाइड टू रन एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन फॉर विच इज हायरिंग वेरियस सेलिब्रिटीज. सेलिब्रिटीज को हायर करके 150 करोड़ खर्चा करने वाले हैं. डिविडेंड की बात नहीं है, ये उधार लेने की बात नहीं कर रहे, वर्किंग कैपिटल की बात नहीं कर रहे. तो ऑब्वियसली 16 का ए ही करेक्ट होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. 16 का ए ऑप्शन करेक्ट है. लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है भैया, मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं कंपनी. ठीक है. अर्थ निवेश लिमिटेड हैज हाई, मतलब मैं सच बताऊं तो इस साल के जो भी सैंपल पेपर मैं देख रहा हूं, जैसे इको में भी और अकाउंट्स के अंदर भी, मतलब अच्छा खासा टफ लेवल का सैंपल पेपर है. अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है, 100% सही तो नहीं कहूँगा, लेकिन अंदाजा जरूर लगाया सकता है कि भी पेपर टफ आ सकता है सीबीएसई का, क्योंकि जो क्वेश्चंस के लेवल है एक्चुअली वो काफ़ी, मतलब इतना इजी नहीं है इस बार का सैम्पल पेपर. सच बताऊं तो बहुत घुमा फिरा के पूछा गया है. अर्थ निवेश लिमिटेड एक हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनकी ऑलरेडी हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो आपको पता है कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो इक्विटी इशू करना चाहिए. द फाइनेंस मैनेजर इन्फॉर्म द चीफ फाइनेंस ऑफिसर दैट इन केस ऑफ कंपनी डिसाइड टू टेक लोन इट्स फर्दर फाइनेंशियल नीड्स, its fixed financial cost will also increase, leads to an overall increase in cost. Identify the factor affecting choice of capital structure, discuss above. तो फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डेट, रिस्क कंसिडरेशन और कंट्रोल. तो 17 क्वेश्चन का क्या होगा? कॉस्ट ऑफ डेट नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं, रिस्क कंसिडरेशन है. मतलब भैया अगर आपको लग रहा है कि ऑलरेडी आपका बहुत हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, आप फिर से उधार ले रहे हो, और अगर आप फिर से उधार लोगे तो कहीं ना कहीं आपका फिर से डर रहेगा कि आपका ओवरऑल जो फिर से जो फिक्स कॉस्ट है वो आपका बढ़ेगा और ओवरऑल कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी. तो ये क्या है? ये रिस्क कंसिडरेशन है. 17 का सी ऑप्शन करेक्ट है. 18 द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एली फार्मा लिमिटेड मिस्टर आशीष मंजरेकर, ठीक है, मंजरेकर wants to raise fund through debt or equity to the extension of 2 crore. For this purpose, he approach a well-regulated financial market that helps in mobilization of long-term capital for company. Identify the market where Mr. Ashish Manjrekar can raise fund. तो ये 2 करोड़ रुपए का इनको पैसा चाहिए, ठीक है, रेज फंड करना है. फॉर दिस पर्पज अप्रोच किया इन्होंने एक मार्केट को. तो भैया ये किस मार्केट में जाएंगे? होलसेल डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट. तो बताओ किस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे
देखो अब साफ साफ देखो, इन्होंने खुद ही आंसर दे दिया, फॉर दिस पर्पस ही अप्रोच वेल रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट दैट फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर कंपनी। भाई लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है आपका कैपिटल मार्केट, ध्यान रखना, मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म और कैपिटल मार्केट इज फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। तो 18 का सी क्वेश्चन करेक्ट है। 19 कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट डिविडेंड डज नॉट वायलेट द टर्म्स ऑफ लोन अग्रीमेंट। भाई लोन अग्रीमेंट के टर्म्स को वायलेट नहीं करना चाहिए डिविडेंड जितना बांट रहे हो। आइडेंटिफाई द रिलेटिंग फैक्टर्स, रेलेवेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन का ये कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग है, इसको बोलते हैं लीगल कॉन्स्टेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट। देखो यार, लोन अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट डिविडेंड डज नॉट वायलेट द लोन अग्रीमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट। ठीक है, मेजर बच्चे ने इसमें गलती करके लीगल कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो भैया इसका सही आंसर है कॉन्ट्रैक्चुअल कांस्टेंट। स्टॉक मार्केट रिएक्शन भी नहीं है, एसेस टू कैपिटल मार्केट भी नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है, तो आपको बताना है द पहला कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमम वेल्थ ऑफ डायरेक्टर। भाई डायरेक्टर नहीं होता, मैक्सिमम वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ कंपनी इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सटेंट ऑफ रिटेन अर्निंग इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो फाइनेंसिंग डिसीजन है ऑफ द कंपनी इज अनअफेक्टेड बाय द रिटेन अर्निंग्स। रिजर्व जो है उससे अनअफेक्टेड कैसे हो सकता है? रिजर्व तो खुद एक तरीके का ना वो है, मतलब कि ओनर फंड है, तो ओनर फंड कैसे मतलब अफेक्ट नहीं डालेगा फाइनेंसिंग डिसीजन पे। फाइनेंसिंग डिसीजन होता क्या है, कितना पैसा डेट से रेज करेंगे, कितना पैसा इक्विटी से रेज करेंगे, मतलब कितना ओनर फंड कितना बोरोड फंड। तुम्हारे पास जो रिजर्व है तो तुम देखोगे ना, उस हिसाब से पैसे आप मंगाओगे, तो ये अफेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो 20 क्वेश्चन का ये बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। तो 20 क्वेश्चन तक जितने भी थे पॉइंट, वो सारे के सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे। तो जब आप शुरू में देखो, सच बताऊं तो टाइम की कमी सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी में पड़ती है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में टाइम की कमी नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको सॉल्व नहीं करना, पढ़ना है, आंसर देना है बस। तो एमसीक्यू आराम से आपका 20-25 मिनट के अंदर सारे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। 3-3 4-4 नंबर में ना मगजबारी नहीं करनी है आपको, बिना फालतू की चीज लिखनी, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, पॉइंट में लिखना है, पॉइंट आपको रोमन नंबर में देना है, ठीक है। और आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और बहुत ज्यादा घुमा फिरा के लिखना नहीं है, और क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है। मतलब कुछ कुछ आप लिखोगे, अगर आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन कुछ भी, तब भी आप देखो कि ऑप्शंस कौन कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ तो लिख सको क्वेश्चन के अंदर। पेपर छोड़ के एक अक्षर नहीं आना आपको, इको बीएसटी में तो, इवन अकाउंट्स में भी। अब आपको देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, 3 इंपोर्टेंस लिखने हैं किसके, डिसेंट्रलाइजेशन के। तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन का इंपोर्टेंस, तो एक तो सबसे पहला क्विक डिसीजन मेकिंग है, रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स को रिलीफ मिलेगा, क्विक डिसीजन मेकिंग है, और एक मैनेजरल टैलेंट भी फ्यूचर के लिए डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा भी आप कोई भी पॉइंट उठा के लिख सकते हो, एनी 3 आपको लिखना है, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा 2-3 लाइन में एक्सप्लेन भी करना है। 3 लिमिटेशन बताने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। तो सबसे पहला ना, ये सिर्फ काम पे ध्यान दिया जाता है, इसमें स्केलर चेन फॉलो होता है, तो इसकी वजह से देरी होती है, और सोशल नीड ऑफ वर्कर की जो है ना उसमें इग्नोर की जाती है। तो आप और भी कोई पॉइंट अगर आपको लगता है लिखने का है तो आप उसको आराम से लिख सकते हो। आप चाहो तो हेडिंग बना के लिख लो, या फिर आप सीधा सीधा, या तो आप हेडिंग बना के लिखो, ऐसे पॉइंट लिखा, कितने लिखे, 3 लिखा है ना, ऐसे हेडिंग लिखो, और फिर उसी को 1-1 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में, जैसे भी एक्सप्लेन कर दो, या सीधा सीधा पॉइंट उठाओ और लिखना चालू कर दो उसके बारे में कि इसमें ऐसा होता है। जैसे सोशल नीड ऑफ वर्कर की इग्नोर की जाती है, काम पे ध्यान दिया जाता है, सिर्फ इस तरीके से 2-2 3-3 लाइन में लिख दो, 3 पॉइंट आपके 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, हर 3 से 4 नंबर वाला क्वेश्चन नए पेज पे होना चाहिए। 1 मार्कर तो एक साथ 4-5 कर लोगे। और एमसीक्यू में भी आप ये ध्यान रखना कि आंसर अगर डी है ना, तो इसका आंसर ऐसे लिखोगे, आंसर नंबर 19 डी कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट, ठीक है। डी जैसा लिखा है, स्मॉल में लिखा है, स्मॉल लिख के कॉन्ट्रैक्चुअल, तो कहीं से भी ये और ये अलाइन होंगे, कहीं से भी गलती होने का चांस बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 22 पे आते हैं, एनेबल क्रिएशन। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा केस स्टडी है, ये कभी भी अगर आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है ना वो पढ़ना, और रिक्वायरमेंट 2 पार्ट में है, तो आपको जो आंसर देना है वो भी 2 पार्ट के अंदर देना है।
और आप हेडिंग डाल के उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, और फिर आप सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। पॉइंट्स में लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। केस स्टडी की पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो, रिक्वायरमेंट के बाद केस पढ़ो, फिर जाके अपना आंसर दो। नहीं समझ आता दोबारा केस स्टडी थॉरोली पढ़ो, पार्ट पार्ट केस स्टडीज को भी तोड़ तोड़ के पढ़ो। और अगर आपको बोलता है एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करो, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है तो ब्रीफली एक्सप्लेन करो। जिस वे में क्वेश्चन पूछेगा उस वे में आंसर देना है। मैं आगे के जितने भी क्वेश्चंस है ना 34 अराउंड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 20 एमसीक्यू है, बाकी 14 क्वेश्चंस ही हैं, जिसमें से लगभग 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं और क्लास 6-7 क्वेश्चन आप समझ के चलो होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी बतानी है, कौन सी है? जो फॉलो कर रहा है अनेबल क्रिएशन। तो आपने 5 फिलॉसफी पढ़ी है, उसमें से कौन सा फॉलो कर रहा है वो बताना है, और साथ में 2 अदर फिलॉसफी के बारे में बताना है। आइडेंटिफाई, नेम एंड स्टेट, तो आपको शॉर्ट में उसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। नेम एंड स्टेट लिखा है तो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा इन शॉर्ट में। 22 पे आते हैं। Enable Creations, an apparel designing company, has a huge pile of young men's and women's garments to be sold across its branches in various cities. In order to clear stock clear करने के लिए कंपनी डिसाइड करती है हैवी डिस्काउंट देने के लिए गारमेंट पे, with the view to lure the buyers. It is also visiting various colleges for sponsoring fashion show in order to push its sales. However, the garment are not liked by the customer as they are not been made as per the need of their preference. तो इन्होंने क्लास मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी को यूज ही नहीं किया, कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सामान नहीं बनाया, तो बस ये डिस्काउंट देके प्रमोशन करके सेल बेचेंगे। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है, सेलिंग मार्केटिंग फिलॉसफी कॉन्सेप्ट यूज कर रही है एनेबल क्रिएशंस, और आपसे सेलिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देना कुछ लाइनों के अंदर। सेकंड है, 3 नंबर का सवाल है, तो आई थिंक ये 1.5 नंबर का होगा, ये 1.5 नंबर का होगा। नेम एंड स्टेट एनी 2 अदर, तो बाकी 2 बता देना क्लास, बाकी 2 कौन कौन सा होता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, एक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है और दूसरा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। सोसाइटल मार्केटिंग भी लिख सकते हो, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो, बट मेन आंसर पहला है, पहला का सेलिंग ही होगा। बाकी 2 कोई भी आप नीचे डाल के इनको भी एक्सप्लेन कर देना। 3-3, 4-4 लाइन बहुत है। 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर लगभग 8-9 लाइन लिखना है, 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अराउंड 12 लाइन लिखना है, और 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर लगभग पूरा का पूरा पेज और थोड़ा सा आगे का पेज भी ले सकते हो, वो लिखना पड़ेगा आपको। 23 डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर लोगे। एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जब भी आप डिफरेंस लिखो तो सबसे पहले बेसिस लिखो, और बेसिस के बाद मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो पहले पार्टिसिपेंट्स लिख लेना, रिस्क है, रिटर्न है, ड्यूरेशन है, लिक्विडिटी है कि ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। तो आपको कोई भी डिफरेंस लिखने हैं, एनी 3, कोई भी 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस, लेकिन बेसिस के साथ लिखना ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। ओके, अगर आपको वो नहीं आता तो ऑप्शन में भी है, गिव एनी 3 प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन जो सेबीज का है वो आपको लिखना है कि दीज आर द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी, और फिर 3 हेडिंग डालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रोमन में, और तीनों पॉइंट लिखना है। प्राइस रेजिंग के अंदर लिखना है कंट्रोल प्राइस रिगिंग, कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग, और जो भी जो इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है ना, फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है सेबी। तो वो स्मॉल 3 पॉइंट। अब उसमें लेंथ नहीं देखी जाएगी, सर हमारा लेंथ बढ़, जबरदस्ती लेंथ मत खींचना। 3 पॉइंट पूछा गया है, सिंपल सिंपल 3 फंक्शंस आपको लिखने हैं, वो भी प्रोटेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 क्वेश्चन केस स्टडी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ना है। आइडेंटिफाई द लेवल एट विच द नेसेसरी वर्कफोर्स वाज अपॉइंटेड फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान एंड स्ट्रेटजीज मेड बाय द मुरलीधर पारेख। What will be the need to do carry out this main task? State any 2 points. तो 24 में आपको बताना है किस लेवल पे वो काम कर रहा है। मुरलीधर पारेख started textile printing business in Gujarat in year 2022 by using practices like eco-friendly dyeing and printing processes in order to ensure environmental sustainability. Soon the business started flourishing. For the financial year 24-25, Muralidhar formulated the organizational goal for increasing sales by 20%. गोल बनाया है and frame strategy for their achievement. Since his job was complex and stressful, he appointed subordinate to carry out the main task for implementing and controlling the
प्लान एंड स्टार्ट, तो जो भी प्लान टॉप लेवल ने बनाया है उसको इंप्लीमेंट करना और कंट्रोल करने का जो काम है वो किसका होगा? ऑब्वियसली वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होगा। तो आइडेंटिफाई द लेवल के अंदर लिखोगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उसको, वो पर्सन जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है जिसको अपॉइंट किया है मुरलीधर पारेख ने। और व्हाट विल दे नीड टू डू कैरी आउट दिस मेन टास्क, तो एज अ मेन मतलब ये क्या क्या काम करेगा, तो सबसे पहले आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट लिखना है, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शन करेगा वो लिखना है। तो पहला पोर्शन, ही इज वर्किंग एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर एज फॉलो, रिक्रूटिंग का काम करेगा, प्रॉब्लम्स और जो भी प्रॉब्लम ग्रीवेंसेस है लोअर लेवल मैनेजमेंट के वो टॉप लेवल तक इन्फॉर्म करेगा, प्लान पॉलिसीज जो टॉप लेवल ने बनाई है उसको लोअर लेवल तक फॉलो करेगा, एम्प्लॉय का मोराल भी बूस्टअप करेगा ये, ठीक है। तो ऐसे 3 से 4 पॉइंट आपको लिखने, बिकॉज 3 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 to 4 मार्क्स का है, तो 3 से 4 पॉइंट इनफ है इसके अंदर 24 में लिखने के लिए। 24 डायरेक्ट क्वेश्चन है। 25 ए एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आपको और पैकेजिंग और लेबलिंग, इन दोनों को आपने डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देना है। तो 4-4 लाइन में आप दोनों को एक्सप्लेन कर देना, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन अपनी भाषा में जैसा आप लिखना चाहते हो। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज कि भाई वो बहुत जरूरी है कस्टमर सपोर्ट सर्विस देना, वहां से रिपीटेड सेल्स बनती है और कस्टमर बार बार आता रहता है, सेटिस्फाई कस्टमर बार बार सेम शॉप पे या सेम बिजनेस पे विजिट करेगा। 3 से 4 लाइन जो भी आपने पढ़ा अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में लिख देना, साइलेंट सेल्समैन है पैकेजिंग, प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव प्रोडक्शन देता है प्रोडक्ट को, और लेबलिंग एक इंफॉर्मेटिव पार्ट है कंपनीज के बारे में, सारी लीगल इंफॉर्मेशन है, बैच नंबर, एमआरपी, यूज कैसे करना है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, एमआरपी वगैरह सब कुछ लिखा रहता है उसके अंदर। तो ये जो दोनों को आपने अलग अलग एक्सप्लेन कर देना ए और बी करके। 2 फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपको वो नहीं आता तो आप इसका बी वाला पोर्शन ले सकते हो। एक्सप्लेन 2 फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग, पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग, ठीक है भाई। पर्सनल सेलिंग के 2 फीचर आपको बताना है और एडवर्टाइजिंग के भी 2 फीचर्स आपको बताना। डायरेक्ट है तो भाई जैसे चॉइस हो गया, लेजिटिमेसी हो गया, और पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या है, इंटरेक्शन हो गया, 1-to-1 इंटरेक्शन हो गया, कन्विंस पावर होता है पर्सनल सेलिंग के अंदर। एनी 2 फीचर, दो फीचर आपको बताना है, अपनी भाषा में अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देना, क्योंकि 3-4 नंबर का ये क्वेश्चन है अप्रॉक्स, और 4 नंबर के क्वेश्चन में तो आप आराम से 8-9 लाइन लिखोगे ना। तो आप पहले इसके 2 फीचर, पहले पर्सनल सेलिंग क्या है वो बता देना, फिर उसके 2 फीचर ये बता देना, फिर एडवर्टाइजिंग क्या है ये बता देना, फिर उसके 2 फीचर्स ये बता देना, सबसे बेस्ट, खत्म। नेक्स्ट, अभी देखो कितने सारे डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे सामने 3 से 4 क्वेश्चन आ गए जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। तो हुआ बना रखा है कुछ लोगों ने डर, देखो डर का माहौल बनाओ, बच्चे डरेंगे, आपके पास आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, पेपर ना सच बताऊं तो नॉर्मल ही आता है। हाँ, लेकिन जो भी पैटर्न देखा गया है लास्ट ईयर टू दिस ईयर, थोड़ा सा सीबीएसई लेवल बढ़ा रही है, टफ कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन होना है, 12th के बेसिस पे तो होना नहीं है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा मे बी लेवल टफ कर रहे हैं। फिर जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है होलिस्टिक डेवलपमेंट पे वो फोकस कर रही है, रट्टा लर्निंग जो उसको बंद कर रही है, तो सीधे सीधे समझने वाली चीजें ज्यादा पूछी जा रही हैं। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाई प्लानिंग कंसिडर एज परवेसिव, प्लानिंग को परवेसिव क्यों कहा जाता है, और प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक क्यों है? ये प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, फ्यूचर में जो हमें अचीव करना है गोल उसके लिए प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर का रोड मैप क्या है हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं। और परवेसिव क्यों है? यूनिवर्सल फेनोमेनन है, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, घर मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, क्लब हो गया, या फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गया, हर जगह प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, तो ये परवेसिव है, हर कोई करता है अपने लेवल पे प्लानिंग, टॉप मिडिल लोअर लेवल सब। वो नहीं आता तो आपको प्लानिंग के टाइप्स ऑफ प्लान में स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, बजट, रूल्स, प्रोग्राम आपने पढ़ी रखा है, ऑब्जेक्टिव वगैरह। स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, एग्जांपल दे देना, और प्रोसीजर जो है वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। तो जो कुछ कीवर्ड्स है ना उनको जरूर लिखना अपने आंसर में, और उनको एक अंडरलाइनिंग कर देना। किसी क्वेश्चन में कीवर्ड नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, बट आप क्वेश्चन में ना कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर किया करो, ताकि टीचर अगड़म झगड़म ना पड़े, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना निकाले, सीधा उस पर क्लिक करेगा और आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, 27 क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, आइडेंटिफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है फीचर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर आपको एक्सप्लेन करना है जो यहां पे हाईलाइट हुआ है, और एक्सप्लेन एनी 2 फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट अपार्ट फ्रॉम द ये, इसको छोड़ के और कोई भी 2 फीचर जो है वो आपको बता देना है। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट तो बहुत सारे आपने पढ़ रखे, लाइक
टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, रिलेटिविटी हो गया, इंटर रिलेटेडनेस हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, बहुत से पढ़ रखे हैं आपने, तो ये कौन सा है वो बताना है। फिर नीचे तो कोई भी दो आपको इसके अलावा एक्सप्लेन कर देना है। द मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर ऑफ ट्रेंडी टेक्सटाइल हैज बीन असाइंड द टास्क ऑफ एनालिसिस द इन्फ्लुएंस ऑफ जनरेशन जेड, Gen Z on fashion trend. On studying the forces that affect the business, he observed that increased awareness among Gen Z with respect to environmental protection, preference of individually over trend, rejection of traditional norms in clothing, greater use of social media have increased the demand for sustainable and innovative style. किसी एक चीज की वजह से किसी एक चीज की डिमांड जो है बढ़ जा रही है। डू इट योरसेल्फ DIY प्रोडक्ट, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय द कंपनी। तो इन सब चीजों की वजह से इस चीज की डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस। सही आंसर 27 का क्या है? ए का। आप पहले देखो 27 लिखो, 27 आंसर, फिर ए लिखोगे इंटर रिलेटेडनेस, ठीक है। और फिर इंटर रिलेटेडनेस को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने नीचे क्या करना है, इसको 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, और फिर 2 और लिख देना, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, उसको भी आपने एक्सप्लेन कर देना है। तो ये टोटल 3 लिखना था, लेकिन पहला जरूरी है इंटर रिलेटेडनेस, वो ज्यादा नंबर का होगा बिकॉज वो केस स्टडी से बेस है। यहाँ तो कोई भी 2 लिख देने, पहले ऐसे सवाल आते थे कोई भी 2 लिख दो, बच्चा रट के आता था लिख देता, आप कहते नहीं, पहले पहचानो कौन सा है और फिर वो लिखो, ताकि रट्टाफिकेशन ना हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यार कौन सा है। तो पढ़ना इसमें सारा पड़ता है। फिर 28, a good control system helps the organization various ways, state any 4 points। तो यार कितने डायरेक्ट क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिए गए, तो क्यों डिमोटिवेट होते हो भाई? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आधे क्वेश्चन डायरेक्ट है ना, तो उनके तो आंसर लिख ही लोगे आप आराम से, और MCQ कर लोगे। जो भी मैं MCQ सीरीज लेके आऊंगा, अभी रिवीजन भी चलेगा, 1 दिसंबर से हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे, लाइव रिवीजन की स्टडीज की भी प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज, तो कहाँ कमी रहेगी, आराम से हम लोग कर लेंगे, राइट। तो बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका इंपॉर्टेंस लिखना है, ध्यान रखना, कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो जो भी, जैसे मान लो एरर को मिनिमाइज करना, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, हेल्प्स इन इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो ऐसे कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो। और आपको कितने पॉइंट बोले गए? 4 पॉइंट बोला गया है। हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये भी लिख सकते हो। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर, है ना, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, एम्प्लॉइज मोटिवेशन, लिख सकते हो कोई भी, कोई एनी 4, और उसे एक्सप्लेन जरूर कर देना पॉइंट्स को। 29, अगेन ये केस स्टडी है, और बोला आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन भी करना है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, फंक्शनल फॉरमैनशिप, डिफरेंशियल पीस वेजेट सिस्टम, मेंटल रेवोल्यूशन, इनमें से लिखना है। तो पढ़ते हैं क्या है। द फैक्ट्री मैनेजर ऑफ मानिक स्टील प्लांट मुसद्दी लाल वॉज इन डिलेमा, ठीक है, ओवर workers shirking work. It was becoming difficult for him to identify the worker who something faked illness to skip work and on various other time intentionally wasted time. Obviously कंपनी में लोग बीमारी का बहाना बनाते टाइम वेस्ट करते हैं, which led to underutilization of resources. The job of the worker was complex and intricate. He discussed the problem with one of his retired friend Kanti Lal, who suggested him to appoint 8 sup। जैसे आप 8 पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे ये कौन सा टेक्निक है, फंक्शनल फॉरमैनशिप। तो भैया आप फंक्शनल फॉरमैनशिप के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर देना। 4 बॉसेस के नाम जरूर लिखना, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ, 4 बॉसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और 4 बॉसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट में, दोनों के नाम जरा लिख के दिखाओगे, इनके नाम क्या क्या हैं। एक इंसान एक्सपर्ट नहीं होता सारे काम में, तो टेलर कहते हैं, FW टेलर, कि मल्टीपल बॉसेस होने चाहिए और 8 बॉसेस होने चाहिए। इवन ये जो यूनिटी ऑफ कमांड है उसका वॉयलेशन भी है। यूनिटी ऑफ कमांड हेनरी फेल का जो प्रिंसिपल है ना, ये उसका वायलेशन भी। अगर आप ये लाइन ऐड कर दोगे ना, टीचर समझ जाएगा भाई बच्चों को पूरी डीप नॉलेज है चैप्टर की, वो नंबर बट्टे में से बट्टे देगा आपको, पूरे 4 नंबर या 6 नंबर जितने का भी होगा मिलेगा आपको, 4 मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रिमेनिंग स्टेप्स दैट मिस्टर बैनर्जी मस्ट अंडरटेक। और हाँ, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये 15th ईयर होगा, जब मतलब 15वीं बार होगा जब बच्चे मेरे पेपर देने जाएंगे, और मैं ये
दावे के साथ कह सकता हूँ गारंटी से कि अगर अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे। कुछ मॉक्स की प्रैक्टिस करना, घर पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, अपनी भाषा में लिखना। अगर तुम्हें कोई टीचर ये कहता है, ठीक है, ऑल तो मैं सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर कोई टीचर कहता है कि आपको बुकिश लैंग्वेज लिखनी है, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि भैया टीचर खुद भी बुक की लैंग्वेज नहीं लिख सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और वो क्यों चाहेंगे कि आप बुकिश लैंग्वेज को लिखो, रट्टाफिकेशन मारो? आप समझो और अपनी भाषा में लिखो। लाइफ में जब आपको किसी से बात करनी होगी ना, तो बुकिश लैंग्वेज में नहीं बात करनी होगी, आपको समझाना पड़ेगा अच्छे से। तो वो है, हाँ, लैंग्वेज थोड़ी सी फॉर्मल जरूर होनी चाहिए। उसके लिए आप मिक्स ले सकते हो कि कुछ आपको बुक का अपनी याद रखा, रिटेन किया, वो ले लिया, कुछ कीवर्ड्स आपने बुक के ले ली, कुछ एक्सप्लेन अपनी मर्जी से किया, वो ज़्यादा बेटर इंपैक्ट डालेगा रदर देन कि आप सोचो कि नहीं बुक का रट्टा मार के लिखेंगे, आंसर को याद करेंगे। भैया बहुत सरदर्द होगा और वो पॉसिबल है नहीं। तो आपको बताना है कि भैया जो स्टेप्स हैं to ensure that organization get best among available and from the pool of prospective job candidate। भाई pool of prospective job candidate का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ये कह रहा है कि आपको जो भी आपके पास आया हुआ है रिक्रूटमेंट से, उसमें से आप सिलेक्ट करोगे तो उसके रिमेनिंग स्टेप्स क्या है। मतलब एक आध स्टेप इन्होंने ले लिया वो ऑलरेडी। पढ़ते हैं, पीपी मोटर इज अ रेप्यूटेड ऑटोमोबाइल कंपनी नोइंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई परफॉर्मेंस फोर व्हीलर। द कंपनी प्लान टू हायर 8 न्यू इंजीनियर्स। अखिलेश बनर्जी द एचआर मैनेजर has eliminated the unfit job seeker। eliminate the unfit job seekers का मतलब क्या है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो ये हो चुका है ऑलरेडी। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म कंडक्टेड वेरियस टेस्ट। उसके बाद क्या है? सिलेक्शन टेस्ट। ये भी इन्होंने हो चुका है। ये भी कह सकता है क्वेश्चन कल को पेपर में से ऐसे क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा बताओ कौन कौन से स्टेप्स ले लिए हैं, और अभी क्या पूछ रहा है? कौन से स्टेप्स रिमेनिंग है। तो आगे लिखा है एंड वेरीफाई द इंफॉर्मेशन विद एप्लीकेंट्स, आइडेंटिफाई। इसके बाद क्या है? सिलेक्शन टेस्ट हो गया, और अच्छा एंड इंटरव्यू भी हो गया। तो तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये भी आपका हो गया। अब आपको बाकी के स्टेप्स लिखने हैं। इंटरव्यू के बाद क्या होगा? चेकिंग, अच्छा, एंड वेरीफाइड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एप्लीकेंट्स। तो भाई वेरिफिकेशन भी हो गया है, यानी कि चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। जब चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड हो गया तो फिर क्या होगा? सिलेक्शन डिसीजन। इसको एक्सप्लेन कर देना। सिलेक्शन डिसीजन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर जॉब ऑफर मिलेगा। जॉब ऑफर के बाद क्या होगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये 4 स्टेप्स आपको लिखने हैं। तो ध्यान रखना, आपको ये 4 ऑलरेडी इन्होंने परफॉर्म कर दिया है, ये 4 लिखने हैं। तो ये 4 के लिए आप अपने पेपर में ना ऐसे 4 बॉक्सेस जो है वो बना सकते हो, और राइट साइड थोड़ा स्पेस ही भर जाएगा, और 1 2 3 4, और इन चारों पॉइंट्स को क्या करना है? आपने एक्सप्लेन कर देना अच्छे से अपनी भाषा में, सिंपल। अगर हेडिंग सही है उसके बाद आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो ज़्यादा चांस है टीचर उसको इतना पढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि उनको भी हर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है, और दे आर वेल एक्सपीरियंस। वो आउटलुक देख के समझ जाएंगे कि आपने जो लिखा है वो सही है गलत है, आपको नंबर मिल जाएगा। 31, स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस अबव। आपको कॉन्सेप्ट बताना है बस, खाली, नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। आप करना चाहो तो 2 लाइन में कर सकते हो। ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर हाईलाइटेड अबव विल अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। देखो, रिक्वायरमेंट जब बोलते हैं ना, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, तो वो 2 ही रिक्वायरमेंट होता है, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। आमतौर पे यही 2 होता है, बाकी देख ले 31 में क्या है। सत्य प्रकाश हैज बीन सक्सेसफुली रनिंग अ ड्राई फ्रूट होलसेल बिजनेस इन राजस्थान फॉर द पास्ट 5 years। ही मेक सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट इन ऑर्डर। देखो करंट एसेट बोल दिया ना, तो इस पहले का जो आंसर है ऐसे लिखोगे, आंसर नंबर 31A। तो जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो यहां लिख दोगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। फिर बी पॉइंट में आपने जो भी बाकी फैक्टर अफेक्टिंग है उसकी बात करेंगे। In order to facilitate smooth day-to-day operation of the company has recently sold dry fruit 50 lakhs on its corporate customers Deshmukh Pure Grains on strict credit policy। तो उधार इन्होंने बेचा है, राइट। तो 31 क्वेश्चन में इन्होंने उधार बेचा है, तो उधार बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्रेडिट अलाउड। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? कौन सा फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गया? क्रेडिट अलाउड। सत्य प्रकाश देन इमीडिएटली प्लेस एन एडिशनल ऑर्डर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक, हाउएवर ही रिसीव द ड्राई फ्रूट फ्रॉम हिज सप्लायर आफ्टर अ लार्ज टाइम लैग। तो लंबे समय में उसको सामान मिल रहा है, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इसका पहला ही हो गया। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो आप इसको एक्सप्लेन कर देना, इसको एक्सप्लेन कर, 2 ही पॉइंट बनेगा बस इसके अंदर, और तो कुछ है ही नहीं। क्रेडिट पॉलिसी हो गया, इमीडिएटली प्लेस एन एडिशनल ऑर्डर, तुरंत ही दूसरा एडिशनल ऑर्डर दे दिया, मतलब सामान मिलना इनको मुश्किल है।
तो यहाँ पे क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या कम होगी? अगर क्रेडिट अलाउ करेंगे लोगों को तो भैया वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, तुम दूसरों को उधार दोगे तो तुम्हें खुद उधार लेना पड़ेगा। और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल यहाँ पे लेट अवेलेबल है तो आपको भैया क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि आपको इकट्ठा सामान मंगाना है। अगर इजी रॉ मटेरियल अवेलेबल है मार्केट के अंदर फिर तो आप सेल होगी फिर ले आओगे, सेल होगी फिर ले आओगे, लेकिन लंबे समय में आता है रॉ मटेरियल तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे दोनों में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। टाइम भरपूर मिलेगा अच्छे से एक्सप्लेन करना, और क्वेश्चन जो पढ़ने वाला काम है वो तो शुरू के 15 मिनट में मैं बता दूंगा कैसे पूरा का पूरा पेपर पढ़ना है और कौन कौन से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में। 32 आइडेंटिफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। एलिमेंट इन्वॉल्व इन वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्क, कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव, और 4 फीचर भी लिखना है उस एलिमेंट का जो पार्ट ए में आप एलिमेंट बताओगे। मिस्टर पंकज कुमार इज वर्किंग एज द HR मैनेजर इन अलंकार फैब्रिक लिमिटेड heading a team of 15 people in his department. He has played a key role in success of his organization by maintaining good interpersonal, देखो जहां पे interpersonal relationship की बात आ जाती है ना, with his subordinates and influencing their behavior, तो यार ये ना लीडरशिप की बात हो रही है। The subordinate willing to cooperate with him, subordinate भी cooperate करना चाहते हैं लीडर को, and his working style to increase the output of the organization। तो भाई आइडेंटिफाई करो ये क्या है, लीडरशिप है, और लीडरशिप को आपने एक्सप्लेन कर देना है। फिर 2 फीचर्स ऑफ लीडरशिप आपको बताना है। तो पहला फीचर तो यही है कि लीडरशिप क्या करता है, इंश्योर करता है मतलब कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाता है लोगों के साथ, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, कोऑर्डिनेशंस को बढ़ाता है, और लीडरशिप कंटिन्यूअस है, हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस को अडॉप्ट करता है लीडरशिप, और आप लिख सकते हो कि ये वर्कर को इन्फ्लुएंस करता है टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो आपको कोई भी 4 फीचर लिखने हैं, ये अपनी भाषा में बना बना के लिख सकते हो। कंटिन्यूअस है, मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, ये ऐसी चीजें हैं जो आप ऐड कर सकते हो इंपोर्टेंस में भी और फीचर्स के अंदर भी, ठीक है। 32 हो गया। 33 क्वेश्चन में केस स्टडी है पूरा का पूरा। केस स्टडी में लिखा है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजर ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। ये जो लाइन है सेम, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लेकिन ये फ्रेमवर्क पूछ रहा है टाइप्स, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऑफ विच मालिनी एंड शालिनी वर अ पार्ट ऑफ, और गिवन ही फॉर डिफरेंस बिटवीन द फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई। जब भी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में फ्रेमवर्क की बात आती है ना तो वो फंक्शनल और डिविजनल की बात करता है, ध्यान रखना फंक्शनल डिविजनल पढ़ते हैं। मालिनी और शालिनी रिसेंटली कंप्लीटेड देयर वेब डिजाइनिंग कोर्स फ्रॉम ए रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन मुंबई। मालिनी ओपन हर ओन वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी रैपिड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल ओवर द operations of her business. She divided the entire work of a company into 4 departments: web designing, अकाउंटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस। अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटा, तो इसका आंसर क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। All departments required to report the coordinating head. The company became successful in market and all operations were carried out with a high degree of specialization. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि स्पेशलाइजेशन होती है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। Then Shalini joined a big group named Babylon.com Incorporation, which offered a variety of services like Babylon Web Services, Babylon Prime, Babylon Retail. तो ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट हो गया। She was appointed the head of Babylon Web Services division and was made responsible for profit or loss. तो ये वाला पोर्शन फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करता है, ये वाला डिविजन की बात करेगा। सर्विस हर प्रोडक्ट, हर ये अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट बन गया इसका। She was happy to take the responsibility as a division would फंक्शन एंड ऑटोनोमस यूनिट। दस ये डिवीजन ऑटोनोमस, देखो जब डिवीजन स्ट्रक्चर होता है ना तो आपको एक प्रोडक्ट का एक डिवीजन मिल जाता है, आप उसके मालिक हो, सब कुछ आप अपने हिसाब से करोगे। दस इनेबलिंग हर टू मेक फास्टर डिसीजंस, तो भैया आपका ही डिपार्टमेंट डिसीजन मेकिंग फास्टर हो जाएगी। तो भैया आपको क्या करना है, बेसिस लिखना है। तो पहला तो दोनों आएगा, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क इज हाईलाइटेड इन द अबव केस स्टडी। पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा डिवीजन स्ट्रक्चर, साथ में बेसिस को लिख के फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिवीजन स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है।
तो सबसे पहला डिफरेंस तो मीनिंग का ले सकते हो, फंक्शनल और डिविजनल का मीनिंग क्या है। दूसरा इसमें स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल के अंदर प्रोडक्ट फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, इसके अंदर होता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अगला है फॉर्मेशंस, ये अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग बनता है, ये अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनता है। अगला है आपका इकोनॉमिकल, इट इज इकोनॉमिकल, एक ही फंक्शन है और इट इज एक ही मतलब एक फंक्शन के, हर फंक्शन का अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो ये हो गया आपका मतलब कि ये एक्सपेंसिव है, ये लेस इकोनॉमिकल है। बाकी एक पॉइंट आप अकाउंटेबिलिटी डाल सकते हो, फंक्शनल के अंदर अकाउंटेबल ठहराना बड़ा मुश्किल है कि हर फंक्शन इंटर रिलेटेड है, इसके अंदर अकाउंटिंग ठहराना जो है वो आसान है। बाकी स्पीड की बात कर सकते हो, तो ये डिसीजन मेकिंग की, तो टाइम टेकिंग है डिसीजन मेकिंग, ये फास्टर डिसीजन मेकिंग, तो जो इसमें लिखा है उसी बेसिस पे बना बना के लिख सकते हो। और ये आपको टफ लग रहा होगा क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करी, यकीन मानो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना इन सब चीज़ों की, तो ये सब सब्जेक्टिव पेपर है, आप अपनी भाषा में बना के लिख सकते हो। अगर आपके एमसीक्यू सही हैं, 2-4 आगे क्वेश्चन सही हैं, टीचर फिर राइट देता है। गलत गलत जिसका पेपर होता है ना, टीचर से गलत करता चला जाता है, जिसके सही जाता है ना उसका फिर सही लय लग जाती है, सही जाता है। तो आप कोशिश करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, और मैं आपको अच्छे से सारे के सारे चैप्टर को 1 दिसंबर से अपने क्रैश कोर्स में, यूट्यूब फ्री क्रैश कोर्स में लाइव कराऊंगा, केस स्टडी कराऊंगा, पीवाईक्यू कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा पूरा का पूरा। फिर आपको लास्ट में मॉक्स भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, और बहुत सारी अदर चीजें एग्जामिनेशन के गैप में हम लोग कर लेंगे। लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट कुछ कुछ बनाना पड़ेगा, टूटी फूटी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन 6, रिलीफ, कौन कौन से रिलीफ अवेलेबल है कंज्यूमर को अंडर कंज्यूमर प्रोडक्शन 2019? तो भैया सबसे पहला तो रिफंड जाएगा, प्यूनिटेटिव डैमेजेस पे किया जाएगा, मार्केटिंग को स्टॉप की जाएगी उस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट को मार्केट से निकाला जाएगा, जो भी कोर्ट कचहरी में उसका पैसा लगा उसकी भी पेमेंट की जाएगी, सामान का रिफंड होगा या रिप्लेसमेंट होगा, और उसको वार्निंग दी जाएगी आगे से वो चीजें ना करे, फेक एडवर्टाइजमेंट ना करे। तो भैया अगर तुम केस जीत जाते हो तो कौन कौन से रिलीफ तुमको मिलेंगे, मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, तो आप उसी में से 6 आपने उसमें लिख लेना। देखो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, जब आप कोई सैम्पल पेपर बनाओ, जब आप ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर बना रहे हो ना, तो आप आंसर वो लिखो जो आपने पढ़े हैं, चाहे मेरे से, किसी और से, स्कूल ट्यूशन जहां भी पढ़े हो, बुक से। जैसे आप इसके अंदर 6 रिलीफ लिखोगे तो आप अपने रिलीफ लिखना जो आपने पढ़ाई कर रखी है, जरूरी नहीं कि सीबीएसई के सैम्पल पेपर का आंसर लो आप अपने हिसाब से। तो ये मेरे हिसाब से बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको ये नहीं करना तो ये कर सकते हो। स्टेट द राइट अवेलेबल इन द कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट, द प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो भैया आपको कंज्यूमर्स के राइट लिखने, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू हर्ड, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, हर्ड एंड रिप्रेजेंटेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल हो गया, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन हो गया। तो कोई भी 4-5 राइट, जितने भी राइट आपको लगते हैं आप वो राइट आराम से लिख सकते हो। आई थिंक 5 भी लिख दोगे, 4 भी लिख दोगे तो ये बहुत है, क्योंकि राइट बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन में आते हैं। तो आप सारे राइट जो भी है, जो मिले हुए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, वो राइट यहाँ पे लिख देना। ठीक है, बस खत्म। डायरेक्ट तो मैं अगर मैं देखूँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी इक्वली उतने ही पूछे गए जितने इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। तो अराउंड 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट, 6 से 7 क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, बाकी 20 एमसीक्यू। इतना छोटा सा पेपर है। तो बताना आपको कैसा लगा इस सैम्पल पेपर का, मैंने आपको बताया सॉल्यूशन। बाकी और कोई भी बिजनेस स्टडीज में दिक्कत है, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि एक्चुअली में तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है बीएसटी में। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और अच्छे से पूरा का पूरा प्रिपरेशन बीएसटी कराऊंगा, ताकि बीएसटी में आप बोर्ड्स में ही नहीं, सीयूईटी में भी आप पूरे नंबर लेके आओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।